हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आप। उसका ए पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स दिए गए सारे और ये प्रोबेबिलिटी दी गई है एक्स की, मतलब ये जो एक्स है इसकी 1 बाय 1 इन्होंने प्रोबेबिलिटी भी निकाल के दी हुई। तो वो कह रहे हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है कुछ सवाल में, हमें इससे मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस जो कैलकुलेट करना है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का करना है। तो बाकी हम अभी जितनी भी मीन एंड वेरिएंस पढ़ के आए सेक्शन बी में या सेक्शन सी में, ये बिल्कुल उससे अलग होगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है उससे। तो सबसे पहले मीन को देखते हैं भाई कि मीन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मीन जो निकलता है यहाँ पे कैलकुलेट रखेंगे मीन को आप इस तरीके से शो करेंगे, इज इक्वल टू समिशन एक्स पी एक्स। आपको ये चीज़ चाहिए तो आपका जो वो मीन कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ क्या है भाई, ये प्रोबेबिलिटी एक्स है। प्रोबेबिलिटी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो समिशन होगा वो हमारा मीन कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये तमाम एक्स रखे सबसे पहले भाई, फिर हमने ये प्रोबेबिलिटी रखी एक्स की, ये प्रोबेबिलिटी एक्स की है। हम 1 बाय 1 इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यहाँ पे हमने लिखा कि भाई एक्स को, ये डॉट है, ठीक है, एक्स को हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी एक्स से, इसका जो समिशन होगा वो हमारा मीन कहलाएगा। तो इस तरह से जो मीन कैलकुलेट होता है वो, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दी जाए और उससे मीन कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ये, और इसको हम इस तरीके से डेटा में जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये तमाम हमने एक्स ले ली सवाल में से और ये प्रोबेबिलिटी ले ली एक्स की 1 बाय 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अच्छा, ये सिंगल कांस्टेंट है, ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दूं। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है, मतलब जब 2 को मैंने 1 डिवाइड बाय 12 से मल्टीप्लाई करा तो 2 डिवाइड बाय 12 कैसे आया, सही है ना, क्योंकि ना ये 1 कांस्टेंट है लेकिन ये तो 1 कांस्टेंट ही नहीं, तो फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखा दूं कि जब 1 कांस्टेंट होता है वो एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो किस तरीके से होता है। अब देखें, यहाँ पर जो है -2, मतलब -2 जो है वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 डिवाइड बाय 12 से, तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 12 इस तरीके से है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब इस तरीके से सिचुएशन हो तो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता ना तो यहाँ पे होता है 1। ठीक है, तो 2 को हमने 1 से किया मल्टीप्लाई तो ये -2 आया, और जब 1 को 12 से मल्टीप्लाई करा और जब देखें यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे हमने 1 कंसीडर करा। अब ये 2 फ्रैक्शन हो गए और दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। जब मल्टीप्लाई का साइन आ जाए दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में तो ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। 2 को 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो इसलिए ये -2 डिवाइडेड बाय 12 आया। इसी तरीके से जब -1 को 1 डिवाइड बाय 4 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो -1 डिवाइड बाय 4 आया, क्योंकि -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 ही आया, सही है। अब मैं 0 को जब 1 डिवाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, अच्छा 0 किसी से ही मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। अब मैं 1 को 1 डिवाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 डिवाइड बाय 4 आएगा, ठीक है। 2 को डिवाइड करूंगी 1 डिवाइड बाय 12 से तो 2 डिवाइड बाय 12 आएगा। अब इसको प्लस किस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो प्लस में इस तरीके से करूंगी, देखें ये माइनस का 2 12 है और ये प्लस का 2 12 है। जब दोनों फ्रैक्शन बिल्कुल सेम हो और एक प्लस के हो एक माइनस के हो तो वो कटिंग हो जाती है, तो ये इससे इसकी कटिंग हो गई, ठीक है, तो ये दोनों फ्रैक्शन तो खत्म हो गए। अब ये -1 डिवाइड बाय 4 है और ये +1 डिवाइड बाय 4 है, ये भी दोनों सेम फ्रैक्शन है, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये दोनों भी आपस में कट गए। तो यहाँ पे भी 0 बचा, 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 क्योंकि ये आपस में कट गए और यहाँ पे था ही 0। तो हमारा जो x को हमने मल्टीप्लाई करा px से और उसका जो समिशन आया वो हमारे पास आया 0। तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया था कि x को px से मल्टीप्लाई करना, उसका जो समिशन होगा वो हमारा मीन कहलाएगा। तो उसका जो समिशन था वो 0 था, तो इसलिए हमारा जो मीन निकला वो हमारा निकला 0। अब हम आते हैं वेरिएंस पे, कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएंस कहते हैं वो कहते हैं वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, तो इसका जो वेरिएंस होगा वो इस तरीके से लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ई एक्स स्क्वायर हमें निकालना होगा
और ये जो ई एक्स है, ई एक्स तो यही बोलना है, मतलब यहाँ पे तो मीन रखा जाएगा, तो मीन तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब हमें जो चाहिए वो ई एक्स स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले हम ई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, फिर जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएंस। तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने यहाँ करा कैलकुलेट ई एक्स स्क्वायर, कि हम पहले जो है वो ई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जाके हम जो है वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर पी एक्स, मतलब ई एक्स स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। मतलब अब हमें एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो समीशन होगा वो हमारा ई एक्स स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे कि हम एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी एक्स से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, उसका जो समीशन होगा वो हमारा ई एक्स स्क्वायर कहलाएगा। तो इस तरीके से ये जो डेटा हमने बनाया था, इसी में हमने क्या करा कि एक्स स्क्वायर भी हमने 1 बाय 1 निकाला। ठीक है, तो ये एक्स थे, ये 1 बाय 1 हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ये हम स्क्वायर ले लिया। अब ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसको हम प्रोबेबिलिटी एक्स से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो हमारे पास आता रहेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी एक्स। उसका जो समीशन होगा ना वो 1.1 वो कहलाएगा हमारा ई एक्स स्क्वायर। तो हम 1 बाय 1 जो है वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो हमने 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करा तो 4 1 ज़ा 4, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 12 ज़ा 12। ठीक है, फिर 1 को जब 1 से करा तो 1 ही आया, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को जब 4 से किया तो ये 4 ही आया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से शायद आप लोग को समझ ना आ रहा हो तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। जैसे कि ये 4 112 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट हो और एक जगह फ्रैक्शन हो, तो मल्टीप्लाई ऐसे होता है जैसे 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 12 से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने 1 कंसीडर करना है। 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और 1 2 12 ज़ा 12 हो जाएगा, क्योंकि जब दो फ्रैक्शन हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, इसलिए 4 1 ज़ा 4 हो गया और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 12 ज़ा 12 हो गया। फिर 1 1 ज़ा 1 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 4 ज़ा 4 हो गया। 0 को किसी फ्रैक्शन से करेंगे 0 ही आएगा। 1 1 ज़ा 1 हो गया, 1 4 ज़ा 4 हो गया। 4 1 ज़ा 4 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 12 ज़ा 12 हो गया। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको प्लस कर देंगे। अब प्लस करने का क्या तरीका है भाई, इस तरीके से फ्रैक्शन में हो तो प्लस किस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई 4 को पहले डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारे पास आंसर जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में आप लोगों को ऐड करना जो है वो मुश्किल होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन को खत्म कर देंगे। 4 को डिवाइड करें 12 से तो 0.33 आया, 1 को डिवाइड करें 4 से तो 0.25 आया, 0 का 0 आ गया, 1 को डिवाइड करें 4 से तो 0.25 आया, 4 को डिवाइड करें 12 से तो 0.33 आया। आपने इन तमाम नंबर्स को प्लस किया तो 1.16 आया। तो आपके पास जो है वो ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर पी एक्स क्या आया, 1.16। तो आपके पास वेरिएंस के लिए ये ई एक्स स्क्वायर भी आ गया। ई एक्स पहले ही, मतलब ई एक्स का मतलब है मीन आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप आराम से जो है वो वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएंस होगा वो वेरिएंस ऑफ एक्स लिखेंगे कि हम एक्स का वेरिएंस निकाल रहे हैं ना। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स। यहाँ पे सिर्फ वेरिएंस भी लिख सकते हैं आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर जो निकाला वो 1.16 निकाला, माइनस और ई एक्स जो था, मतलब हमारा जो मीन था वो हमारा 0 था, इसलिए हमने ई एक्स की जगह जो है वो 0 लिख दिया। ये रहा, ई एक्स की जगह जो है वो हमने 0 लिख दिया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो जब 0 के ऊपर कोई भी स्क्वायर हो तो वो 0 ही होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1.16 ही आएगा। मतलब अगर देखा जाए तो 0 पे कोई भी स्क्वायर हो तो उसका 0 ही होगा। तो 1.16 में से जब 0 जाएंगे तो 1.16 ही बचेगा ना। इसलिए वेरिएंस जो आया x का वो 1.16 आया। ये 4A आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी दी जाए उससे हमें मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना हो तो हम इस तरीके से करते हैं, मीन को इस तरीके से करते हैं और वेरिएंस को इस तरीके से करते हैं। इसलिए मीन एंड वेरिएंस के लिए आप क्या करिएगा कि पहले ही ये पूरी कैलकुलेशन कर लिएगा। जब भी आपके पास इस तरीके से प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आए और आपसे मीन एंड वेरिएंस पूछा जाए तो आप x निकालिएगा, x आपके पास सवाल में होंगे, उसका x स्क्वायर निकालिएगा, फिर पी एक्स दिया होगा उसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर x को पी एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर x स्क्वायर को पी एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, उन दोनों का समीशन ले लीजिएगा।
तो जो है वो आराम से मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, सही है। तो ये 4A जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम 4B देख लेते हैं। 4B क्या है हमारा? 4B है the probability that a pen drawn at random from a box of pen is defective is 0.1. If a sample of 6 pen is taken, find the probability that it will contain no defective pen, 5 or 6 non-defective pen, ठीक है, और less than 3 defective pens। वो कह रहे हैं कि भाई एक बॉक्स से पेन्स का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स अगर होता है पेन का, तो उसमें डिफेक्टिव पेन जो है ना वो 0.1, मतलब उन्होंने चांसेस बताए हैं कि अगर मेरे पास बॉक्स से पेन का, तो उसमें जो डिफेक्टिव खराब पेन जो होते हैं ना उसके चांसेस 0.1 है, ठीक है, ये 0.1, ठीक है। इफ अ सैंपल ऑफ 6 पेन इज टेकिंग, अब उनके पास उन्होंने 6 पेन लिए हैं, मतलब 6 पेन का एक बॉक्स होगा, उन्होंने लिया। अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी मतलब फाइंड आउट करें प्रोबेबिलिटी कि उस 6 पेन का जो मैंने बॉक्स लिया है उसमें एक भी डिफेक्टिव पेन नहीं निकला। नो डिफेक्टिव पेन का मतलब एक भी डिफेक्टिव पेन नहीं निकला। फिर वो कह रहे हैं 5 और 6 नॉन डिफेक्टिव पेन, मतलब उस 6 पेन के बॉक्स में से 5 और जो छठा पेन है, मतलब 5 पेन हो गए और 6 पेन हो गए वो नॉन डिफेक्टिव पेन, ठीक है, मतलब खराब नहीं है। लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन, 3 से कम पेन जो हैं वो डिफेक्टिव निकलते हैं, ठीक है। तो ये चांसेस उन्होंने बताए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये बायनोमियल ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि अच्छा, मैं जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकालते रहेंगे तो मैं साथ साथ वो बता दूंगी आप लोगों को, सही है। तो उन्होंने पहली प्रोबेबिलिटी जो पूछी है ना वो डिफेक्टिव पेन की पूछी है, ठीक है। पहली प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफेक्टिव पेन की है कि उसमें से एक भी डिफेक्टिव पेन नहीं निकला। दूसरी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो डिफेक्टिव पेन की नहीं पूछी, नॉन डिफेक्टिव पेन की पूछी है। और जो थर्ड प्रोबेबिलिटी है वो भी डिफेक्टिव पेन की पूछी है। मतलब 3 प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी गई हैं, जिसमें से 2 तो डिफेक्टिव की है, लेकिन तीसरी जो है वो नॉन डिफेक्टिव की है, ठीक है। तो जब आगे जाके हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, ठीक है, मतलब डेटा जो है इसके लिए चेंज होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस चीज़ के हमें चांसेस दिए जाएं उसी चीज़ की अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो वो हमारा पी कहलाता है। अब यहाँ पर हमें डिफेक्टिव की बताई हुई है कि भाई पेन अगर हम लेते हैं तो 0.1 चांसेस है कि डिफेक्टिव निकल जाते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हमसे डिफेक्टिव की पूछी है, तो इसके लिए तो ये पी ही हुआ। ये नॉन डिफेक्टिव की पूछी है, तो ये और ये सेम बात नहीं है, तो जब सेम बात नहीं होती तो वो क्यों होता है। थर्ड में भी उन्होंने बोला है कि भाई डिफेक्टिव पेन ही है, तो इसका मतलब वो पी ही है। इसमें सेम बात है और इसमें सेम बात है, लेकिन ये वाली बात और ये वाली बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन्होंने डिफेक्टिव के चांसेस बताए हैं, प्रोबेबिलिटी हमसे नॉन डिफेक्टिव की पूछी है। तो क्या होगा, इसके लिए डेटा बिल्कुल अलग प्रिपेयर होगा या बिल्कुल चेंज होगा। इसके लिए और इसके लिए ये तो पी ही है, लेकिन इसके लिए ये क्यू है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। डेटा सबसे पहले प्रिपेयर कर लेंगे। भाई n 6 है, उन्होंने जो पेन की बात करी है वो टोटल 6 है ना हमारे, ये टोटल 6 है, इसलिए हमारा n हुआ 6, ये हमारा p हुआ अभी, ठीक है। और ये और 1 में से जब हम p को माइनस कर देंगे 0.9 वो हमारा q हुआ, क्योंकि हम सबसे पहले नॉन डिफेक्टिव पेन की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालें, तो इसके लिए तो p ही हुआ ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया। सॉल्यूशन नॉन डिफेक्टिव पेन की हम निकालें। नॉन डिफेक्टिव पेन का मतलब क्या हुआ कि 0 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, मतलब 6 पेन का जो उनके पास बॉक्स है उसमें से एक भी डिफेक्टिव पेन नहीं निकला, सारे पेन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 है, डिफेक्टिव पेन जो है वो 0 है, मतलब एक भी डिफेक्टिव पेन नहीं निकला। तो प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 0 इजिकल टू NCX मल्टीप्लाई बाय PX मल्टीप्लाई बाय Q n माइनस x। बायनोमियल का पूरा फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करा, वैल्यूज आपने पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.5314, ठीक है। ये हो गया नो डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी। नो डिफेक्टिव, नॉन नहीं, नो डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। अब आपने सेकंड प्रोबेबिलिटी देखी। सेकंड प्रोबेबिलिटी में कहने 5 और 6 नॉन डिफेक्टिव पेन, उन्होंने नॉन डिफेक्टिव पेन की पूछी है। अब ये वाली बात और जो ऊपर चांसेस दिए हुए वो सेम नहीं है, अब अलग है, क्योंकि उन्होंने डिफेक्टिव के चांसेस बताए हुए, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने नॉन डिफेक्टिव पेन की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो जब ये वाली बात सेम ना हो तो फिर जो चांसेस होते हैं ना वो हमारा क्यू कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके लिए जो है, मतलब इस प्रोबेबिलिटी के लिए जो है हमने डेटा अलग से प्रिपेयर करा। तो n तो हमारा 6 ही रहेगा कि 6 पेन थे भाई, 6 ही रहेगा।
लेकिन अब ये जो 0.1 है ना, ये हमारा Q हो जाएगा, ठीक है। और फिर Q जब हो जाएगा तो हमें P कैलकुलेट करना होगा। जब हमारे पास Q हो, P नहीं दिया हुआ हो, तो हम इसको ऐसी तरीके से करेंगे कि 1 में से Q माइनस कर देंगे। जब हमारे पास P गिवन होता है और Q नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 1 में से P माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास Q होगा और P नहीं हमें दिया गया होगा तो हम बिल्कुल उसी तरीके से माइनस करेंगे कि 1 में से हमने Q को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 0.9 जो है वो P आया। मतलब Q को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि हम 1 में से P माइनस कर देंगे, और P कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि 1 में से हम Q माइनस कर देंगे, ठीक है। जहाँ हमारे पास Q नहीं होगा तो 1 में से P माइनस कर देंगे, और जहाँ हमारे पास P नहीं होगा तो हम 1 में से Q माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे Q था, मेरे पास P नहीं था, तो मैंने क्या 1 में से मैंने Q को माइनस किया तो मेरे पास P आ गया 0.9, ठीक है। इसलिए इसके लिए डेटा हमने अलग से प्रिपेयर करा, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिए 5 और 6 नॉन डिफेक्टिव पेन की अब निकालेंगे। अच्छा, 5 और 6 का मतलब सिर्फ 5 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी और 6 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो प्रोबेबिलिटी 5 और 6 लिखा हमने यहाँ पे, इजिकल टू पी एक्स इजिकल टू 5 प्लस पी एक्स इजिकल टू 6। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर है, x इजिकल टू 5 x इजिकल टू 6, मतलब ये दोनों प्रोबेबिलिटी निकलेंगी, फिर प्लस हो जाएगी, फिर जाके हमें पता चलेगा 5 और 6 नॉन डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी 5 और 6 इजिकल टू, इसके लिए हमने बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई किया, प्लस का साइन है, इसके लिए हमने बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। फिर हम वैल्यूज पुट करते रहेंगे। जब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 5 का और x इजिकल टू 6 का, तो उसको हम एंड में प्लस कर देंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 5 और 6 नॉन डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस या मैं जो फार्मूला मतलब फार्मूले जो वैल्यूज पुट करना मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने क्या करा है कि मैंने ऐसी आपको बता दिया है, ठीक है। तो बस यहाँ पे 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल के फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज पुट करके जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा उसको प्लस कर दिएगा, तो आपके पास आ जाएगी 5 और 6 नॉन डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम इसकी तीसरी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, वो है लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन। अच्छा, लेस देन का क्या मतलब है, 3 से कम पेन, ठीक है। मतलब 3 से कम पेन जो हैं वो हमारे जो है वो डिफेक्टिव निकल जाते हैं। तो टोटल 6 पेन है ना, तो 3 से कम निकलते हैं, तो 3 से कम क्या हुआ है, 2 हुआ, 1 हुआ और 0, ठीक है। 3 से कम की बात देखें, अगर यहाँ पर जो है ना वो 0 लाजमी कंसिडर होगा, ठीक है। तो उन्होंने लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, तो 3 से कम की क्या बात हुई, 2 हुआ, 1 हुआ और 0 हुआ, तो x लेस देन 3 इजिकल टू प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 0। मतलब 2 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, 1 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, 0 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, फिर तीनों की प्रोबेबिलिटी आपस में प्लस हो जाएगी, तो हमें पता चलेगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 की। तो आपने इसी तरीके से 3 टाइम फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। फाइनल आंसर जब आएगा तो आएगा 0.0984 प्लस 0.3542 प्लस 0.5314। ये तीनों प्रोबेबिलिटी का आंसर आपके पास आ गया, आपने प्लस करा तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 का आंसर है 0.984। तो ये क्वेश्चन नंबर 4B भी कैलकुलेट हो गया। तो बस जो बाइनोमियल होगा ना उसमें बस ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जिस चीज़ के चांसेस हमें दिए जाए ना, प्रोबेबिलिटी भी हमसे उसी चीज़ की पूछी जाए, ठीक है। ये नहीं करिएगा कि आपने जो है ना चांसेस मतलब जो ऊपर क्वेश्चन में चांसेस दिए हैं वो जो है वो हमेशा P ही होगा, नहीं P नहीं हो सकता, वो Q भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए देखें एक ही क्वेश्चन में इन्होंने अलग अलग बात की, यहाँ पे डिफेक्टिव की पूछी, वहाँ पे नॉन डिफेक्टिव की पूछी, इसलिए इसके लिए अलग डेटा प्रिपेयर हुआ, फिर इसके लिए हमने अलग डेटा प्रिपेयर करा। अच्छा, यहाँ भी डिफेक्टिव पेन की जो है प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई थी, इसलिए हमने यही डेटा जो है फॉलो करा, ठीक है। इसके लिए हमने डेटा प्रिपेयर नहीं करा क्योंकि डेटा हमने पहले ही प्रिपेयर कर रखा था इसलिए, लेकिन इसके लिए डेटा जो है वो प्रिपेयर हुआ क्योंकि इसमें P और Q चेंज थे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाइनोमियल की जो पहचान है वो यही है कि हमें चांसेस के बारे में पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। और पॉइजन की जो पहचान है वो ये है कि हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी और हमें मीन दिया गया होगा, सही है। और अब क्वेश्चन नंबर 4 का C पार्ट देख लेते हैं। The average rate of accident per week at a certain intersection is 1.60। एक एवरेज रेट है उनके पास कि हर हफ्ते जो एक्सीडेंट होते हैं वो 1.60, एवरेज मतलब मीन दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है और हमें मीन दिया हुआ है,
और यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में मीन दिया गया हो और प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई हो तो वो पॉइजन कहलाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें मीन कैलकुलेट कर, मीन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं क्या। एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट विल अकर इन अ वीक। वो कह रहे हैं एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट होते हैं एक वीक में, ठीक है। ये एग्जैक्टली की बात आ गई है, तो यहाँ पे से 3 की ही प्रोबेबिलिटी निकलेगी। दूसरे में उन्होंने क्या कहा भाई, मोर देन 3 एक्सीडेंट विल अकर इन अ 4 वीक। 4 हफ्तों की बात है, यहाँ पे एक ही हफ्तों की बात है, यहाँ पे 4 हफ्तों की बात है। वो कह रहे हैं कि 4 हफ्ते में 3 से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉइजन में मैंने बताया था डेटा किस तरीके से प्रिपेयर होता है, सिर्फ ई चाहिए होता है और एम चाहिए होता है। ई हमेशा सेम ही रहेगा 2.71828 और मीन हमें दिया हुआ 1.60, ठीक है, ये 1.60 हो गया। तो पहले क्या था, एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट विल अकर इन अ वीक, ठीक है। हमने क्या करा भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एग्जैक्टली 3 होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 3, प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, x लिखते हैं और एग्जैक्टली 3 को हम इजिकल टू 3 लिखते हैं। इजिकल टू ई माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम एक्स डिवाइड बाय एक्स परमुटेशन। आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ई आपने लिखा 2.71828 माइनस मीन क्या था हमारा 1.60 मल्टीप्लाई बाय मीन क्या था 1.60, एक्स यहाँ पे क्या था 3, हमने 3 लिख दिया, एक्स क्या था 3 परमुटेशन। जब इसकी पावर ली हमने माइनस 1.60 की तो 0.2018। अच्छा, ये जो पावर है ना माइनस वगैरह की, जैसे 2 वगैरह की पावर तो आप लोग खुद ही कर लेते हैं, जैसे 2 की पावर होती है तो ऐसे करते हैं ना, जैसे 4 के ऊपर 2 की पावर तो कर लेंगे 4 4 16। इस तरीके से माइनस में पावर होना तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करिएगा, ठीक है। और अगर कैलकुलेटर से ना आए तो वो पूछ लीजिएगा ग्रुप पे, मैं आप लोग को बता दूंगी कि पावर वगैरह किस तरीके से ली जाती, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर्स की पावर ली जाएंगी, तो ये बेहतर होगा कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही किया जाए, ठीक है। कैलकुलेटर से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो ना, जैसे बहुत सी जैसे कॉम्बिनेशन हो गया है, ठीक है ना, और पावर लेना हो गया है या परमुटेशन लेना हो गया है और आपको कैलकुलेटर से नहीं आता तो पूछ लिएगा ग्रुप में, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली थी। अब 2.71828 की जब माइनस 1.60 की पावर ली तो 0.2018 आया, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया। 1.60 की जब हमने पावर ली 3 तो 4.096 आया, ठीक है। 3 का परमुटेशन लेंगे तो 6 आएगा। अब 0.2018 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.096 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.8265। 6 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 0.8265 को डिवाइड कर दूंगी 6 से तो प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 3 मेरे पास आएगी 0.1377। ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मुझे पता चली। अब यहाँ पे जो बात थी देखें, दूसरी जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई वो मोर देन 3 एक्सीडेंट विल अकर इन अ वीक, मतलब 4 हफ्ते में 3 से ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 4 हफ्तों की बात की है, ऊपर हमें जो मीन दिया गया था वो पर वीक का दिया गया था, पर वीक मतलब एक हफ्ते का बस। और जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी थी वो भी एक ही 1 वीक की पूछी थी, एक ही हफ्ते की पूछी थी। लेकिन यहाँ पे 4 वीक की बात की गई है, मतलब 4 हफ्तों में जो है ना वो 3 से ज्यादा एक्सीडेंट हो गए, तो इसलिए इसके लिए तो डेटा अलग से प्रिपेयर होगा, ठीक है। कैसे डेटा प्रिपेयर होगा, जैसे ई तो फिक्स ही रहेगा 2.71828, लेकिन मीन जो है ना वो फिर 4 हफ्तों का निकलेगा। सवाल में हमें एक हफ्ते का दिया हुआ है 1.60, लेकिन जो सेकंड प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी मोर देन 3 एक्सीडेंट विल अकर इन अ 4 वीक, इसमें 4 हफ्तों का मीन चाहिए हमें कि भाई 4 हफ्तों में जो एक्सीडेंट होते हैं उसका मीन क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो 1 वीक का जो मीन है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 4 वीक का जो है मीन पता चल जाएगा। ये 4 हफ्तों का मीन हमें कैलकुलेट हो गया। इसलिए जब 4 हफ्ते की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे ना, 4 वीक की जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें 4 वीक का ही मीन चाहिए। जैसे इसमें 1 वीक का बताया गया था इसलिए 1 वीक का मीन इसमें जो है वो चला, लेकिन यहाँ पे 4 वीक की बात की गई है तो 4 वीक का जो है वो मीन चलेगा यहाँ पे, और ई फिक्स ही रहेगा, इसलिए इसके लिए डेटा अलग से प्रिपेयर होगा। ई आपने वही लिख देना है सेम। एम मीन क्या लिखेंगे आप कि जो 1 वीक का मीन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो आपको 4 वीक का मीन पता चल जाएगा। फिर आपने सॉल्यूशन लिखिए मोर देन 3 एक्सीडेंट विल अकर इन अ 4 वीक। अच्छा, अब मोर देन का मतलब क्या हो गया भाई, मोर देन का मतलब है कि 3 से ज्यादा तो बहुत सारे हो गए। पॉइजन में मैंने आपको बताया था कि ज्यादा की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें लिमिट नहीं पता होती। जैसे कि बाइनोमियल में लिमिट पता होती है ना, अगर जैसे लोगों की बात की थी, पेन्स की बात की थी तो टोटल बताए गए थे भाई 6 पेन थे,
प्यूपल में बताया गया था, जो बीमारी में मुब्तला थे लोग, उसको बताया गया था भाई 5 लोग हैं वो, लेकिन पॉइजन में इस तरीके से हमें नहीं बताया, ठीक है ना, इस तरीके से हमें लिमिट नहीं बताई जाती। तो मैंने ये बताया था कि मोर देन 3 एक्सीडेंट की बात आ गई अब यहाँ पर, तो 3 से ज़्यादा तो 4, 5, 6, 7, मतलब ये तो 100, 3 से ज़्यादा तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे ना, तो 100 100 तक चल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी हमसे नहीं पूछी गई हम वो पता लगा लेंगे, फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी जो एक्चुअली हमसे पूछी गई है। तो मोर देन 3 का मतलब 3 से ज़्यादा, मतलब 3 भी नहीं, 3 से ज़्यादा। तो हम कौन सी प्रोबेबिलिटी हमसे नहीं पूछी गई, हमसे 3 की नहीं पूछी गई, 3 से छोटा 2 है, हमसे 2 की पूछी नहीं गई, 1 है, 1 की भी नहीं पूछी गई, 0 है, 0 की भी हमसे नहीं पूछी गई। तो 3, 2, 1, 0, इन 4 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको हम प्लस करेंगे, फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो मोर देन 3 की पता चल जाएगी। तो हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। इन चारों की प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे, क्योंकि मोर देन 3 का था ना, तो 3 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी है। तो ना उन्होंने 3 की पूछी, ना उन्होंने 2 की पूछी, ना उन्होंने 1 की पूछी, ना 0 की। तो ये 4 प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसको प्लस कर देंगे और 1 से माइनस कर देंगे, तो हमें मोर देन 3 की पता चल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ऐसे आता रहेगा। इसके लिए हमने डेटा वो फॉर्मूला अप्लाई किया, प्लस का साइन आ गया। इसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, प्लस का साइन आ गया, ठीक है। फिर हमने इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, प्लस का साइन आ गया, इसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, सही है। फिर हमने यहाँ पे 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते रहेंगे आप, ठीक है। मैं बता देती हूँ, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस, ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसको एंड में जाके जो है ना हम माइनस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे e क्या था भाई, 2.71828 माइनस मीन क्या था हमारे पास, इसका मीन था 6.4। इस क्वेश्चन के लिए जो हमने मीन कैलकुलेट करा है ना वो 6.4 है, तो यहाँ पे हम 6.4 लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही आ जाएगा। m क्या था 6.4, यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे x की जगह। डिवाइडेड बाय x परमुटेशन, यहाँ पे क्या है 3 परमुटेशन आ जाएगा। प्लस का साइन ऐसी का ऐसी आ जाएगा। e क्या है भाई 2.71828 माइनस मीन वही रहेगा 6.4, मल्टीप्लाई बाय ऐसी आ गया। मीन क्या है भाई 6.4, यहाँ पर x क्या है 2, तो हमने 2 लिख दिया, और यहाँ भी x क्या है 2 परमुटेशन। अब थर्ड टाइम जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, ये थर्ड टाइम जो वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई किया है ये हमने 1 के लिए किया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस का साइन, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। e की जगह क्या आ जाएगा भाई 2.71828 माइनस m क्या है हमारा 6.4 मल्टीप्लाई बाय m क्या है 6.4, यहाँ पर x है 1, हमने 1 लिख दिया, x की जगह 1 लिख दिया परमुटेशन, प्लस e क्या है हमारा 2.71828 माइनस मीन 6.4 मल्टीप्लाई बाय मीन 6.4, यहाँ पर x हमारा 0, हमने 0 ले लिया, x के यहाँ पर x क्या है 0 परमुटेशन। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसे ही चलता रहेगा। 2.7128 की जब माइनस 6.4 की पावर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.001661, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 6.4 की पावर लेंगे आप 3 की, तो 262 ये रहेगा 262.144, 3 का परमुटेशन लेंगे तो 6 आ जाएगा, सही है। प्लस का साइन ये ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस का साइन आपका ऐसे ही आ जाएगा। 2.7128 की जब माइनस 6.4 की पावर लेंगे तो 0.001661, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही आ जाएगा। 6.4 की जब 2 पावर लेंगे तो 40.96 आ जाएगा, 2 परमुटेशन आया 2। अब ये वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, इसकी जब ये पावर लेंगे तो 0.001661 आएगा, इसकी ये पावर लेंगे तो 6.4 ही आएगा, 1 परमुटेशन 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, इसकी ये पावर लेंगे तो 0.001661 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6.4 की पावर है 0, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, 0 का परमुटेशन 1 ही होता है। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा आपने और डिवाइड करा 6 से, तो आपके पास आंसर है 0.0725, प्लस का साइन ऐसे आ गया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करा आपने, डिवाइड करा 2 से, तो आपके पास आंसर है 0.0340, प्लस का साइन ऐसे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा डिवाइड करा 1 से, तो आपके पास आंसर 0.0106,
प्लस का साइन ऐसे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा 1 से, तो 0.00166 0.00166 आया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करें 1 से, तो 0.00166 आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। अब आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी x = 3 का आंसर आ गया, x = 2 का आंसर आ गया, x = 1 का आंसर आ गया, x = 0 का आंसर आ गया। आपने इन तमाम आंसर को प्लस करा तो आपके पास आंसर 0.1187, माइनस का साइन ऐसे आ गया, 1 ऐसे आ गया, इजिकल टू का साइन ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। प्रोबेबिलिटी x <3 = अब ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है ये पूछी ही नहीं गई थी हमसे, ठीक है, उसका आंसर ये है। अब इसको 1 से माइनस करा हमने तो हमारे पास आंसर है 0.8813। अब ये कौन सी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया? मोर देन 3। प्रोबेबिलिटी x मोर देन 3 का जो आंसर है वो 0.18813, ठीक है। जब इस तरीके पॉइजन में यही होगा कि आप ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते क्योंकि लिमिट ही नहीं पता होती, तो जो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जाएगी उसको निकालेंगे और उसको फिर उसके आंसर को 1 से माइनस कर देंगे। इस तरीके से चारों प्रोबेबिलिटी हमसे नहीं पूछी गई थी, हमने ये कैलकुलेट करी, एंड में इसका जब आंसर आया तो हमने यहाँ प्लस करा तो हमारे पास आंसर 0.1187, हमने इसको 1 से माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर 0.8813, यह आ गया मोर देन 3 एक्सीडेंट का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4C भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है।